तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन वो एम्परर के साथ अब इंपीरियल मास्टर को ढूंढने के लिए निकला हुआ था। एक जगह उन्हें बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी दिखाई देती है। जब वो लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो रोशनी असल में एक खून से निकल रही है, जिसका मतलब ये था कि वो ब्लड डिवाइन ब्लड है। और उसी ब्लड के आसपास एक छोटी सी झोंपड़ी मौजूद होती है, जिसके अंदर इंपीरियल मास्टर काफी जख्मी हालत में मिलता है। उसे इस हाल में देखकर एम्परर को भी उस पर काफी ज्यादा तरस आने लगा था, मगर उसकी इंजरीज इतनी ज्यादा गहरी होती है कि वो काफी दिनों से ठीक नहीं हो पा रहा था। मोशन उसे हील करने के लिए अपने स्लाइवा का भी इस्तेमाल करता है, मगर वो उसे बस हल्का सा ही हील कर पाता है, मगर वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। ये देखकर मोशन समझ जाता है कि इसके इंजरीज के अंदर असल में डिवाइन क्योस एनर्जी मौजूद है। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी तब तक वो ठीक नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो उसी डिवाइन ब्लड का यूज करते हुए उस इंजरी को ठीक करने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब फौरन से कैपिटल की तरफ जाएंगे और अपना थ्रोन दोबारा से असेंड करेंगे। अगले सीन में हमें दोबारा से यानकांग किंगडम का एंट्री गेट दिखाया जाता है, जहां पर बहुत ज्यादा रश होती है, क्योंकि वहां आज एक नए एम्परर ने अपना थ्रोन असेंड करना था। तो इसीलिए बहुत सारे लोग उस असेंशन को देखने के लिए आए हुए थे। और हमें यहाँ पर उस सोर्ड मास्टर कियान की आवाज सुनाई देती है। वो अपने मास्टर मोशन को बता रहा होता है कि न्यू एम्परर ने न सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज के मास्टर्स को बल्कि बहुत सारे सेक्ट मास्टर्स को भी इनवाइट किया है। उसने पहले से ही ये डिसाइड कर लिया है कि जैसे ही वो एम्परर बनेगा वो सबसे पहला फैसला ही यही करेगा कि वो रिफॉर्म्स को खत्म करेगा। और इसका बहाना वो ये बनाएगा कि पिछले 1 साल से यानकांग किंगडम पर जो डिजास्टर आया हुआ था उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एम्परर यान फेंग है, और वो इसे अपने गुनाह के तौर पर एक्सेप्ट भी करेगा। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वो एम्परर यान फेंग को पनिश करने के लिए गॉड्स के सामने प्रे करेगा, और साथ में उन सारे ही लोगों को छोड़ देगा जिसे एम्परर यान फेंग ने कैद करवाया था। ये सुनकर एम्परर यान फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि मेरा वो नालायक बेटा मेरे सारे किए कराए पर पानी फेरना चाहता है। मैंने पिछले 100 सालों में जो कुछ भी किया था वो एक पल में मिट्टी में मिलाने वाला है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये सब कुछ अचीव करने के लिए न जाने कितने ही सोल्जर्स ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था, तब जाकर हम लोगों ने ये सब कुछ अचीव किया है। और वो आज सबकी मेहनत पर और सबकी कुर्बानियों पर पानी फेर देगा। मैंने यानकांग किंगडम को इस दिन के लिए ग्रेट नहीं बनाया था कि उसे एक दिन गॉड्स के आगे या फिर नाम नेहाद सेक्ट्स के आगे सरेंडर करना पड़े। वो अब गुनाहगार है, उसने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेरा है तो उसे इसकी सजा मिलेगी। मैंने पिछले 200 सालों में जितनी भी एफर्ट्स लगाई थी और रिफॉर्म्स किए थे वो सारे के सारे किसी सूरत भी खत्म नहीं होंगे। वो गुस्से में अपने ही बेटे के बारे में कहता है कि तुमने आज हद पार कर दी है। अगर तुम्हें मेरा थ्रोन चाहिए था तो मैं तुम्हें वैसे ही दे देता, मगर ये हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तुमने ये थ्रोन असेंड करने के लिए ये हरकत की है कि तुमने रिफॉर्म्स को खत्म किया है, बहुत सारे दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया है। और इंपीरियल मास्टर उससे कहता है कि वो तुम्हारा नालायक बेटा अपने आप को पनिश करने के लिए गॉड्स के आगे खुद को और अपने यानकांग किंगडम को सरेंडर कर रहा है। मगर मोशन उन्हें बताता है कि प्रिंस ने कुछ इतनी ज्यादा तैयारियां नहीं की हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। मेरे ख्याल से हम लोग जल्द से जल्द वहां पहुंच सकते हैं और हमें कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। अचानक उसे अपना एक डिसाइपल आकर बताता है कि कैपिटल में मौजूद बहुत सारे सोल्जर्स वो अचानक से ट्रूप्स की शक्ल में बहुत सारे प्रिंस को गार्ड करने के लिए गए हुए हैं, ताकि थ्रोन असेंशन के टाइम पर वो कोई हरकत ना करें और उन्हें किसी भी तरह थ्रोन असेंशन से दूर रखा जाए। तो मोशन कहता है ये तो हमारे लिए और भी अच्छा है कि मिलिट्री स्ट्रेंथ और भी ज्यादा कमजोर पड़ गई है। मोशन यहाँ पर ऊपर देखते हुए कहता है कि तुमने लॉर्ड रूलाई और डॉस मास्टर को अपने साथ मिलाकर एम्परर को मारने की कोशिश की थी। आज मेरा हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट तुम्हें अपने हाथों से मारेगा, और आज के बाद ही मेरा हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट दुनिया का नंबर 1 सेक्ट बन जाएगा। मगर इंपीरियल मास्टर कहता है मुझे बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है, जिस पर मोशन उसे बताता है हमें बस सीधा वहां हुआंग लोंग की तरफ जाना है। ये सुनकर वो सारे ही लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो बिल्कुल सीधा ही जाने वाला है। मगर इंपीरियल मास्टर की जो वाइफ होती है वो उससे कहती है कि ये सारी बातें बिल्कुल ओपनली कर रहा है और हर किसी ने ये बात सुन ली होगी, इसीलिए हमारे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, क्योंकि यहाँ पर प्रिंस के बहुत सारे जासूस हो सकते हैं जो कि हमारी खबर फौरन से वहां पर पहुंचा देंगे। पर मोशन कहता है कि तुम्हें
घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये कहते ही वो सब लोगों को आवाज देता है तो वहां मौजूद जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे फौरन से रुक जाते हैं और मोशन की तरफ देखकर उसके आगे झुककर उसे ग्रीट करते हैं और उसे अपना लीडर बोलते हैं, जिस पर सभी लोग बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं कि यहाँ तो सारे के सारे लोग मोशन के सेक्रेट डिसाइपल्स हैं। सबसे ज्यादा बड़ा झटका तो यहाँ पर एम्परर यान फेंग को लगा था। उसे पता भी नहीं था कि उसके अपने किंगडम के अंदर मोशन का अपना एक किंगडम है। और मोशन यहाँ पर क्यान फेंग से कहता है कि अब अगले मूव की तैयारी करो, जिसके बाद क्यान फौरन से वहां से चला जाता है और एम्परर देखता है कि वहां मौजूद जो ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स थे वो सारे के सारे तो हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट के डिसाइपल्स हैं। वो मोशन की तारीफ करते हुए कहता है, तुमने सच में बहुत ही अच्छी चाल चली है, मगर तुम्हारी इस चाल ने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया है। खास तौर पर तुम्हारा हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट, वो तो मुझे अब और भी ज्यादा खतरनाक लगने लगा है। और इंपीरियल मास्टर यहाँ पर एम्परर यान फेंग को बताता है कि हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट पिछले 20,000 साल से मौजूद है और उन लोगों ने कभी भी अपना क्राउन प्रिंस नहीं चुना था, ना ही उनका कभी कोई क्राउन प्रिंस एम्परर की पोजीशन पर आया था। वो एम्परर से कहता है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। और इंपीरियल मास्टर की वाइफ भी उसे दिलासा देते हुए चली जाती है, जिस पर एम्परर कहता है कि हाँ, तुम लोग तो कहोगे ना, क्योंकि तुम लोग तो अब हेवनली डिमोनिक कल्ट सेक्ट के डिसाइपल्स जो हो। यहाँ पर सिर्फ मैं ही एक अजनबी इंसान हूँ, बाकी तुम सारे के सारे एक साथ हो। और फिर अगले सीन में हमें लिंग यूशिया को दिखाया जाता है, जो कि एम्परर वाले गेटअप में बैठा हुआ होता है और वो किसी से कह रहा होता है कि तुम सब लोग अपने अपने कंट्रीज से काफी ज्यादा ट्रेवल करके यहाँ पे आए हो। मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ सालों में मेरे फादर ने तुम लोगों के कंट्रीज पर बहुत ज्यादा अटैक्स किए हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे कंट्रीज में बहुत ही नुकसान हुआ है। इतने अचानक वहां पर एक बंदा जो कि बारबेरियन टाइप का लग रहा होता है, वो कहता है कि योर मैजेस्टी, आपका सेकंड ब्रदर लिंग यूशु वो अब भी हमारे कंट्री पर अटैक करने के लिए बॉर्डर पर आर्मी इकट्ठी कर रहा है और वो ये क्लेम कर रहा है कि वो यूनलू 16 स्टेट्स को अपने अंडर में लेना चाहता है और उसके लिए वो हर हद तक जाने को तैयार है। अगर वाकई में ये वार होती है तो मुझे लगता है कि हमारे यानकांग किंगडम के साथ जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो सारे के सारे खराब हो जाएंगे और फिर से हमारी पुरानी वाली दुश्मनी एक दूसरे के सामने उभर आएगी। तो सेकंड ब्रदर का सुनते ही लिंग यूशिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उसे रास्ते से हटाना चाहता था और इसके लिए वो फौरन से बॉर्डर पर एक पैगाम भिजवाता है और वहां मौजूद एक एल्डर प्रिंस को आकर बताता है कि लगता है तुम्हारा ब्रदर वो कोई चाल चल रहा है, क्योंकि उसने अपने पर्सनल सोल्जर को यहाँ पर भेजा था। और फिर अगले सीन में हमें वो सोल्जर्स वहां से आगे जाते हुए दिखाई देते हैं, मगर यहाँ पर लिंग यूशिया वो सब लोगों को बता रहा होता है कि तुम लोगों को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, बस एक मर्तबा मैं अपना थ्रोन असेंड करूं और एम्परर बन जाऊं तो एम्परर बनने के बाद मैं सबसे पहले अपनी सारी मिलिट्री को वापस बुला लूंगा और जहां जहां भी उस मिलिट्री ने अटैक किया होगा मैं उसका हर जाना भी पे करने को तैयार हूं। इसीलिए तुम लोगों को इसकी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो कुछ भी नुकसान होगा मैं उसकी पूरी भरपाई कर दूंगा। ये सुनते ही वो सारे के सारे कंट्रीज के इनवॉइस बहुत ज्यादा खुश होते हैं और न्यू एम्परर को वहां पर थैंक्स कहते हैं, मगर यहाँ क्यान फेंग ये सारी बातें छुपकर सुन रहा होता है। और दूसरी तरफ से हमें दिखाया जाता है कि कैपिटल सिटी गेट तक अब मोशन अपने साथियों के साथ पहुंच चुका था, मगर वहां पर पहरा और भी ज्यादा सख्त होता जा रहा था। लोगों की काफी ज्यादा भीड़ होती है और सब लोग कैपिटल की तरफ जा रहे होते हैं ताकि वो लोग भी थ्रोन असेंशन को अपनी आंखों से देख सकें। और इंपीरियल मास्टर की वाइफ कहती है यहाँ पर आज बहुत ज्यादा रश है, जबकि यहाँ पे इतने ज्यादा लोग होते तो नहीं थे। तो इंपीरियल मास्टर उसे बताता है कि क्राउन प्रिंस की असेंशन है, इसीलिए उसने न जाने कितने ही लोगों को इनवाइट किया हुआ है, तो लोग अपनी पूरी तैयारी करके यहाँ पर आ रहे हैं। ऊपर से उस क्राउन प्रिंस ने खुद को पनिशमेंट देने का भी वादा किया है, तो सब लोग वो पनिशमेंट देखना चाहते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे सेक्ट लीडर्स वो दौड़े दौड़े आ रहे हैं ताकि वो लोग अब अपने सेक्ट्स को दोबारा से उभरते हुए देख सकें, क्योंकि आज यानकांग किंगडम फाइनली सेक्ट्स के अंडर में आने वाला है। यहाँ पर न सिर्फ बहुत सारे सेक्ट मास्टर्स हैं, बल्कि मेजर सिटीज के बहुत सारे अमीर लोग अपनी मिलिट्री पावर के साथ आ रहे हैं। और यहाँ एम्परर कहता है कि लॉर्ड रूलाई और डाफ मास्टर ने अपनी पूरी कोशिश की है कि वो लोग उसे थ्रोन असेंड करवा दें, और हो सकता है कि वो लोग उसकी थ्रोन असेंशन में खुद से वहां पर आए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। पर मोशन उसे बताता है कि वो लोग नहीं आएंगे क्योंकि मेरे 2 ग्रैंड पास ने उन पर अचानक से अटैक किया था और शायद वो लोग अभी अपने आप को हील कर रहे होंगे। तो एम्परर कहता है ठीक है, तो फिर हम लोग अंदर कैसे जाएंगे?
है, जिस पर मोशन कहता है जाना कैसे है, बस चलते हैं सीधा सीधा। ये कहने की देर थी कि वो बिल्कुल सीधे चलते हुए अंदर की तरफ चला जाता है और वो सोल्जर्स उसे नहीं रोकते। ये देखकर इंपीरियल मास्टर और वो लड़की भी बिल्कुल हैरान हो जाती है कि सोल्जर्स इसे इतनी आसानी से जाने कैसे दे रहे हैं। उन लोगों को अब समझ में आता है कि यहाँ मौजूद सोल्जर्स वो भी मोशन के ही डिसाइपल्स हैं, इसीलिए वो लोग मोशन को और उनके साथियों को बहुत ही आसानी से अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं। यहाँ पर वो लड़की देखती है कि एम्परर की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिस पर वो फौरन से मोशन के पास आकर कहती है कि सेक्ट लीडर, मेरे ख्याल से आपको एम्परर के सामने इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे आपके बारे में बहुत सारे सीक्रेट्स पता चलते जा रहे हैं जो कि आगे चलकर आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। ये सुनकर मोशन वाकई में रियलाइज करता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। एम्परर यान फेंग दोबारा एम्परर बनने के बाद उसके सारे सीक्रेट्स के बारे में जानता होगा तो वो उसके लिए कोई मुसीबत भी खड़ी कर सकता है, इसलिए उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए कि जिससे एम्परर को उस पर ज्यादा शक हो और वो अपने सारे जासूसों को भी एम्परर के सामने रिवील ना करे। इसी तरह वो लोग अब कैपिटल के अंदर तो आ जाते हैं, मगर अभी उन लोगों को सीधा हुआन लोंग तक जाना था जो कि अभी भी बहुत ज्यादा दूर था। और यहाँ एम्परर उससे कहता है, अब बताओ कि हम लोग तो अंदर आ चुके हैं, अब आगे कैसे जाना है। तो हमें यहाँ पर यानकांग किंगडम के प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा सख्त पहरा होता है ताकि कोई भी शख्स बाहर ना निकले। वहाँ प्रिजन में एम्परर का साथ देने वाले सारे के सारे लोग मौजूद थे जो कि उसके ऑफिशियल्स और सारे जनरल थे। जबकि हम लोग जनरल वुई को भी देखते हैं। जनरल वुई पूरे मैदान पर नजर रखे हुए होता है और उसे सिर्फ इंतजार इस बात का था कि एम्परर यान फेंग कब अपीयर होगा। इतने में वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहां पर एक चिट नजर आती है। वो फौरन से उसे पढ़ता है तो उसे मोशन का मैसेज मिल जाता है, जिसके बाद वो फौरन उस चिट को जलाकर राख कर देता है। और दूसरी तरफ से हम क्वीन मदर को देखते हैं, वो भी काफी परेशान थी, मगर सेवेंथ प्रिंसेस वो अभी भी दरवाजे से झांक कर देख रही थी कि बाहर से सोल्जर गए हैं या नहीं, मगर उसे दिखाई देता है बाहर तो पहरा और भी ज्यादा सख्त हो गया है। हर जगह सोल्जर से मगर अचानक से वहां पर दो लेडीज आती हैं और वो दोनों ही लेडीज उस दरवाजे के सामने से गुजरती हैं और उनमें से एक लड़की उस दरवाजे की तरफ देखती है और सेवेंथ प्रिंसेस भी उसकी तरफ देखती है। तो उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं, जिस पर वो लोग आंखों ही आंखों में अपनी बात एक दूसरे को बता देती हैं और प्रिंसेस को पता चल जाता है कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है। और हम लोग अगले सीन में ली नुआन को देखते हैं। एल्डर ली नुआन अपने पैलेस के अंदर बड़े ही मजे के साथ चाय पी रहा होता है और उसके डिसाइपल भी वहां पे मौजूद होते हैं। इतने में अचानक वहां पर दरवाजा बहुत ही तेजी से खुलता है और बहुत सारे पत्ते अंदर आ जाते हैं। ये देखकर एल्डर ली नुआन तो बिल्कुल पागल होकर नीचे गिर पड़ता है और उसे डर लग रहा था कि शायद कहीं एम्परर खुद से वहां आ तो नहीं गया, मगर अभी यहाँ पर कोई आया नहीं था। ये सिर्फ खतरे से पहले की एक वार्निंग थी। जिसके बाद हम लोग सी युनशियान को देखते हैं। वो यहाँ पर बाशन जी के पीछे खड़ी हुई होती है और पलक झपकते ही वो उसके पीछे जाते ही अपने बहुत सारे फ्लावर लीव्स क्रिएट करते ही उनमें से एक लीव उसकी तरफ थ्रो करती है, जिससे बाशन जी को मोशन का वो सीक्रेट मैसेज मिल जाता है और बाशन जी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ से हमें दिखाया जाता है सारे ही लोग थ्रोन असेंशन के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हुए होते हैं और सिर्फ वहां पर लिंग यूशिया की एंट्री का ही इंतजार किया जा रहा था कि वो वहां पर कब आएगा। जैसे ही वो वहां पर आता है तो वो एम्परर वाले गेटअप में आकर एम्परर के ही थ्रोन पर आकर बैठ जाता है और सब लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग मुझे ग्रीट नहीं करोगे। ये सुनते ही वो सारे लोग उसके आगे झुक जाते हैं और अपने नए एम्परर को ग्रीट करते हुए उसकी लंबी जिंदगी की दुआएं करते हैं। ये देखकर तो लिंग यूशिया को भी अब बिल्कुल एम्परर वाली फीलिंग आ रही थी, मगर अभी भी उसकी थ्रोन असेंशन कंप्लीट नहीं हुई थी। उसे अब भी कुछ और प्रोसेस कंप्लीट करने होंगे। इसके लिए वो फौरन से टेम्पल ऑफ हेवन की तरफ आगे बढ़ता है, जहां पर एक मोंक खड़ा हुआ होता है और वो उसे बताता है कि अब आगे की सैक्रिफिशियल सेरेमनी को टेम्पल ऑफ हेवन में कंप्लीट किया जाएगा। और बाहर मौजूद जितने भी ड्रम्स होते हैं उन्हें जोर जोर से बजाया जा रहा होता है और सब लोग अलर्ट हो जाते हैं कि न्यू क्राउन प्रिंस जो कि अब एम्परर बनने वाला है वो वहां पर आ चुका है। लिंग यूशिया यहाँ पर आते ही सब लोगों को बड़ी ही रेस्पेक्ट के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए कहता है कि डियर फ्रेंड्स, सेक्ट मास्टर्स और नोबल फैमिली के हेड्स, प्लीज मेरे साथ टेम्पल ऑफ हेवन तक चलिए। ये कहने के बाद हमें टेम्पल ऑफ हेवन को दिखाया जाता है जो कि काफी ऊंचा होता है और उसमें अब सीढ़ियों के जरिए ही ऊपर जाना था। तो
क्राउन प्रिंस वो उन सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, मगर हमें दिखाया जाता है वहां पे मौजूद बहुत सारे लोग अब भी उसके एम्परर बनने के खिलाफ होते हैं और वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि न्यू एम्परर वो लड़का बने और खास तौर पर वो रिफॉर्म्स को खत्म ना करे। मगर यहाँ पर लिंग यूशिया वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आ गया था, मगर वो अभी बीच में ही पहुंचा था जिसे लॉर्ड रूलाई ने निकाल दिया था। वो वहां पर एम्परर को वेलकम करते हुए ऊपर की तरफ जाने को इशारा करता है तो लिंग यूशिया सामने जाता है तो उसके सामने एक बड़े से पोर्ट के ऊपर बड़ी बड़ी अगरबत्तियां रखी हुई होती हैं और उन अगरबत्तियों के सामने से रोशनी निकलती है जो कि असल में एक थर्मल लाइट होती है और उसे वहां पर एक बंदे की आवाज सुनाई देती है जो कि असल में लॉर्ड रूलाई का एक डिसाइपल होता है। वो वहां पर आते हुए लिंग यूशिया से कहता है कि हमारे लॉर्ड रूलाई ने अपना ऑर्डर तुम्हें पास डाउन करने के लिए दिया है, इसीलिए प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ये कहने के बाद वो एक स्क्रॉल लिंग यूशिया को देता है तो लिंग यूशिया फौरन से उसके आगे झुक जाता है और कहता है कि मैं और मेरा किंगडम बहुत ही गुनाहगार है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जब एम्परर झुक जाता है तो उसके पीछे जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे उस सेक्ट के आगे और उसके ऑर्डर के आगे झुक जाते हैं और जब वो स्क्रॉल खुलता है तो उसके अंदर से लॉर्ड रूलाई की आवाज आती है और वो सब लोगों को दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। उस आवाज में एक मैसेज होता है और वो कुछ ऐसे होता है कि एम्परर यानफेंग वो बहुत ही ज्यादा गुस्सेल और बिल्कुल बेवकूफ एम्परर था। उसने अपनी गलतियों की वजह से पूरे के पूरे यानकांग किंगडम को खतरे में डाल दिया था, मगर क्योंकि एक अच्छा एम्परर असेंड हो चुका है तो इसीलिए गॉड्स ने पूरे डिजास्टर को वहां से हटा दिया है। अब तुम लोगों ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है ताकि तुम लोग अपने लोगों के लिए और अपने किंगडम के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सको। खासतौर पर हमारे ज़ेन टाओइज्म के जितने भी डिसाइपल्स यहाँ पे मौजूद हैं वो तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स लाते रहेंगे। उनकी ब्लेसिंग से न सिर्फ तुम्हारा यानकांग किंगडम बल्कि तुम्हारे एम्परर को भी इमोर्टैलिटी मिलेगी। ये कहने के बाद हमें वहां पर एक गोल्डन लोटस खुलते हुए दिखाया जाता है जिसके अंदर से लॉर्ड रूलाई की एक धर्म बॉडी अपीयर होती है और लिंग यूशिया खुद को गिल्टी एक्सेप्ट करते हुए उनका वो ऑर्डर एक्सेप्ट करता है। इतने में अचानक वहां पर टास्क मास्टर का भी एक डिसाइपल आता है और वो अपना एक ऑर्डर लेकर आया हुआ होता है और वो लोग भी कहते हैं कि प्लीज योर मैजेस्टी हमारे ऑर्डर को एक्सेप्ट कीजिए, ये हमारे टाओइज्म की तरफ से आपके पास आ रहा है। ये सुनते ही लिंग यूशिया उनसे भी कहता है कि मैं एक गिल्टी एम्परर हूँ, इसीलिए मैं आपके ऑर्डर को भी एक्सेप्ट करूंगा। ये कहने के बाद वहां मौजूद वो एल्डर अपना वो स्क्रॉल खोलता है तो उस स्क्रॉल के अंदर से उसे उस टास्क मास्टर की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि फाइनली एक प्योर एम्परर अपने थ्रोन में असेंड हो चुका है, इसीलिए हम लोग नए एम्परर को यही कहेंगे कि उसे अपने लोगों के लिए काम करना है। ज्यादा से ज्यादा काम करके ही अपने किंगडम को अच्छा बनाया जा सकता है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर टाओस सेक्ट के भी बहुत सारे डिसाइपल्स मौजूद होते हैं जो कि एम्परर के आसपास हमेशा मौजूद रहेंगे और वो पल पल की खबरें टास्क मास्टर को पहुंचाएंगे। मगर यहाँ पर टास्क मास्टर की उस आवाज में उसे कहा जाता है कि तुम अपने फादर की तरह बिल्कुल भी मत बनना। अगर तुमने भी अपने फादर की तरह क्राइम किया तो शायद तुम्हें फिर से गॉड के डिजास्टर को फेस करना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो जाए ये रिफॉर्म्स खत्म करो और अपनी इमोर्टैलिटी को एंजॉय करो और हमेशा खुशी की जिंदगी गुजारो। तुम्हारे यानकांग किंगडम में कभी भी दोबारा ऐसा वेदर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ लिंग यूशिया उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है मैं कसूरवार हूँ, मेरा किंगडम कसूरवार है, इसीलिए मैं ये ऑर्डर भी एक्सेप्ट करता हूँ। मतलब वो बंदा यहाँ पर क्लियरली अपने फादर के रिफॉर्म्स को भी गलत कह रहा होता है और साथ में अपने फादर को एक क्रिमिनल एक्सेप्ट कर रहा होता है। लिंग यूशिया सब लोगों के सामने कहता है कि मेरे फादर के क्राइम्स की वजह से न सिर्फ हेवन एंड अर्थ वो पूरी तरह से हमारे अगेंस्ट हो गई बल्कि उस डिजास्टर की वजह से न जाने कितने लोगों की जान गई और ये सब कुछ उन रिफॉर्म्स की वजह से हुआ है। इससे पहले कि वो रिफॉर्म्स को खत्म करने की अनाउंसमेंट करता अचानक से यहाँ पर मोशन की एंट्री होती है और वो आते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी प्लीज मेरे ऑर्डर को भी एक्सेप्ट कर लीजिए। ये सुनते ही सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि ये तो मोशन है। लिंग यूशिया बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ पर मोशन इस तरह अपीयर होगा, मगर उसके लिए तो अभी बड़े बड़े सरप्राइज आना बाकी थे। यहाँ पर तो सिर्फ अभी मोशन अपीयर हुआ था, उसे तो पता भी नहीं था कि उसके बराबर में जो शख्स है वो एम्परर है। और मोशन उससे कहता है डिवाइन थंडर साउंड सेक्ट वो एक होली सेक्ट है, जबकि टाओस सेक्ट वो भी एक होली सेक्ट है। इसी तरह मेरा हेवनली डेमोनिक कल्ट सेक्ट वो भी तो एक होली सेक्ट है। तो आप मेरे हेवनली डेमोनिक कल्ट सेक्ट के ऑर्डर को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे?
तुमने मुझे इनवाइट करने के लिए किसी को भेजा भी नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद से यहाँ पर आ जाता हूँ। मगर देखो, तुम लोग एक सेक्ट लीडर के सामने अपीयर होने के बावजूद भी उसके आगे घुटनों पर नहीं बैठ रहे। ये बात सुनकर सब लोगों को एक झटका सा लगता है कि अचानक से डेमोनिक कल्ट सेक्ट का लीडर यहाँ पे अपीयर क्यों हुआ है और वो इतना एरोगेंट क्यों है। इतने में अचानक मोशन को मारने के लिए लोगों की भीड़ में से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और जैसे ही वो अटैक करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी सोड अटैक्स के साथ उन्हें खत्म कर दिया जाता है। ये अटैक्स यहाँ पर सोड मास्टर क्यान फेंग ने किया था और देखते ही देखते बहुत सारे सोल्जर्स मोशन को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों का रास्ता रोकते हैं और वहां मौजूद सोल्जर्स ये देखकर बिल्कुल हैरान हो गए थे कि ये लोग अचानक से इनकी साइड पे कैसे हो गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे ही अब भी एम्परर के वफादार हैं। मगर दूसरी तरफ लिंग यूशिया उन सब लोगों को खत्म करने का ऑर्डर देता है तो बहुत सारे कल्टीवेटर्स एक बार में ही उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। मगर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर लेफ्ट राइट धर्मा प्रोटेक्टर्स भी आ जाते हैं और वो उन लोगों का रास्ता बिल्कुल साफ करके सभी लोगों को निपटा देते हैं। और हमें फिर प्रिजन का सीन दिखाया जाता है जहां पर सारे ही सोल्जर्स बेहोश पड़े हुए होते हैं और एक सोल्जर वो सीधा जनरल टैंसी के सेल में जाता है और वहां पर उसे खोलना शुरू करता है, जिस पर जनरल टैंसी भी हैरान हो गया था। मगर वो सोल्जर उस दरवाजे को खोलकर जनरल टैंसी से कहता है कि एम्परर यान फेंग वो वापस आ चुके हैं। ये सुनकर तो टैंसी की जान में जान आ जाती है और जनरल वुई को भी पता चल जाता है कि एम्परर यान फेंग आ चुका है, इसीलिए वो वुई योंग से कहता है कि चलो इन लोगों का सफाया करना शुरू करो। ये सुनते ही जनरल वुई और वुई योंग वो लोग फौरन से बाहर खड़े हुए उन मॉन्क्स को और उन टाउस डिसाइपल्स को चुन चुन कर मारना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर क्वीन मदर देखती है कि बाहर कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये देखते ही सेवेंथ प्रिंसेस दरवाजे को खोलकर देखती है तो वहां पर एक जायंट ऑक्स खड़ा हुआ होता है जिसने सोल्जर्स को पकड़कर दबोचकर उन्हें मार दिया होता है। वो ऑक्स असल में बाशियन जी का था। अब यहाँ पर मोशन के जितने भी साथी होते हैं उसके दोस्त वो सब के सब अब उसका साथ देने के लिए बाहर मौजूद सोल्जर्स को एक एक करके निपटाना शुरू कर देते हैं ताकि वो लोग क्वीन मदर का और प्रिंसेस का रास्ता साफ कर सके। और इस काम के लिए सी युनशांग भी उनका साथ देती है। और ऊपर से वहां पर लॉ एनफोर्समेंट एल्डर्स भी आ जाते हैं जो कि वहां मौजूद सोल्जर्स का सफाया करना शुरू कर देते हैं। उन्हें वहां पर देखकर सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे कि अचानक से यहाँ पर पूरा का पूरा हेवनली डेमोनिक कल्ट सेक्ट ही अपीयर हो गया है। बस बाकी के हेवनली किंग्स आना बाकी हैं, क्योंकि लेफ्ट राइट गार्डियंस, धर्मा प्रोटेक्टर्स और जितने भी लॉ एनफोर्समेंट एल्डर्स हैं वो सभी आ चुके हैं। यहाँ पर हम लिंग यूशिया को देखते हैं। शुरू में तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था मगर अचानक वो हल्की सी स्माइल करता है और वहां मौजूद जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं वो सारे के सारे फौरन से अपने असली रूप में आ जाते हैं। और हमें पता चलता है कि ये लोग असल में यानकांग किंगडम के लोग थे ही नहीं। इन लोगों ने यानकांग किंगडम के लोगों का भेष बदला हुआ था ताकि वो लोग दूसरों को धोखा दे सके कि यानकांग किंगडम के सारे ऑफिशियल्स उनके साथ हैं, जबकि वहां मौजूद वो मॉन्क अपने बाकी के सारे मॉन्क्स को और साथ में टाउस सेक्ट के डिसाइपल्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि ये लड़का मोशन ये एक डीमन है, इसलिए आज हम लोग एक साथ मिलकर इसे एलिमिनेट करेंगे। मैंने इस दिन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार किया था। फाइनली अब इसे एलिमिनेट करने का टाइम आ गया है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।